अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है। और वो मुझे एक दो स्टूडेंट्स अगर कंफर्म कर दें आवाज आ रही है, उनको नोट्स नजर आ रहे हैं ताकि फिर मैं स्टार्ट कर सकूं। अच्छा, अगर किसी को आवाज में साफ आ रही है मुकम्मल, उसको इशू तो नहीं है, फिर हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम फरूक है, फरूक मिर्जा। एज फार एज माय पोर्टफोलियो इज कंसर्न, मेरे मल्टीपल पोर्टफोलियो टीएसए के साथ। एक मेरा परमानेंट फैकल्टी फॉर द बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बीटी एफबीटी एंड लॉ, बिजनेस लॉ जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा मेरा पोर्टफोलियो एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर नॉर्थ नाजिबाद कैंपस। करंट एंगेजमेंट जो है हमारी वो LWF4 की है। सिंस 2008 आई हैव बीन एसोसिएटेड विद टीएसए, और उसके बाद से भी जर्नी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए जरा इस पेपर के बारे में जरा। इस पेपर का पुराना नाम F4 है, ठीक है जी। नया नाम इसका LW है। LW इज शॉर्ट ऑफ लॉ, LAW लॉ का शॉर्ट F4 LW। इस पेपर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव समझ लें ताकि फिर उसके हिसाब से जहन में रख के फिर हम उस पेपर को समझेंगे। इस कोर्स के बुनियादी तौर पे दो ऑब्जेक्टिव हैं। देखें, आप सब ने इवेंचुअली अकाउंटेंट्स या बिजनेस डिसीजन मेकर बनना है। इवेंचुअली आप लोगों ने अकाउंटेंट्स या बिजनेस डिसीजन मेकर बनना है। अब मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा आपको। इस कोर्स का बुनियादी तौर पे मकसद क्या है। जब आपने F3 पढ़ा या फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा तो उसमें आपको टीचर ने सिखाया कि जब आपके कहीं पैसे डूब जाएं तो आपको एक एंट्री सिखाई गई होगी, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाया गया होगा, बैड डेट्स। ठीक है ना? यानी कि जब पैसे डूब जाएं कहीं तो आपने बैड डेट्स के नाम से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। ये पेपर कवर करेगा उस इशू का लीगल ट्रीटमेंट, कि उस पे केस कैसे होगा, होगा नहीं होगा, तो होगा तो किस नाम से होगा, कौन से लॉ के तहत केस होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत इस मामले में केस होगा कि आपने किसी से पैसे उधार किसी को दिए, या आपने उधार किसी को सामान बेचा और उसने सामान लेने के बाद आपको पैसे नहीं दिए, अब वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, तो दिस इज द केस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो यहां हमारे सिलेबस के अंदर हल्का सा मैं आपको दिखा दूं, ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो आप कहेंगे अच्छा ये वहां से कनेक्ट हो, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट, एज ए बिजनेस डिसीजन मेकर, जिसमें आपको ये चाहिए होगा लॉ की नॉलेज। बनना तो बहरहाल आपने लॉयर तो नहीं बनना ना, ऑब्वियसली बात है, ये बात समझने की बात है। लॉ पढ़ने का मतलब ये नहीं है, जल्दी से बैठ जाए बेटा। लॉ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लॉयर बनना चाहते हैं। लॉ पढ़ने का मतलब है बनना तो आपने वही है जो आप बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट और ये वगैरह जो दूल्हा वूल्हा आप बनना चाहते हैं, जो ठीक है, जो भी आपके दिमाग में चल रही है बातें वो भी है, ऑब्वियसली बात है, उसका मार्जिन रखा है हमने। मैं वहीं गया, और जब मैं वहां गया तो तुम वहां पहले से बैठे हुए थे। मैंने कहा आप कैसे, आपने बोला मैं तो सर रहता ही इधर हूँ। मैंने कहा अच्छा, और मैं वापस आ गया। ठीक है, मैंने कहा आके वापस लॉ भी पढ़ाना मैंने। तो ये जो पुराने हैं ना हमारे साथ, उनको पता है हमारी टोन कहाँ चलती है मामला। खैर, तो क्या कह रहा था मैं? नहीं नहीं, वहां से तो आ गया मैं, वहां से तो मैं आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट लो, अच्छा ये बात तो हो गई। दूसरी मिसाल, जब आप एसी से करेंगे तो या तो आप जॉब करेंगे या फिर आप कारोबार करेंगे, ठीक है ना। जाहिर है ये दो सोर्स ऑफ इनकम है। बाकी घर दामाद बन जाएंगे कुछ लोग, तो वो तो एक अलग है मैटर, वो तो उसको हम हटा दें, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। यूजली लोग या तो नौकरी करते हैं एम्प्लॉय, या फिर कारोबार करते हैं तो एम्प्लॉयर बन जाते हैं। अब या तो आप एम्प्लॉय बनेंगे या एम्प्लॉयर बनेंगे, ठीक है। दोनों सूरतों में आपका और एम्प्लॉय का, जैसे एफबीटी में हमने एक चीज पढ़ी थी, टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बगैर प्रॉपर रीजन के नौकरी से निकाल दे तो इस नौकरी से निकालने को क्या कहते हैं? नहीं, वो तो है, उस निकालने को डिसमिसल की एक टाइप है। अनफेयर, किसने बोला अनफेयर? अनफेयर डिसमिसल।
अनफेयर डिसमिसल का मतलब क्या है? व्हेन एन एम्प्लॉयर टर्मिनेट्स एनी एम्प्लॉय विदाउट प्रॉपर, भाई कुछ तो रीजन देना आप, ठीक है? तो जब आपको आपका एम्प्लॉयर बगैर किसी प्रॉपर वजह के निकाल दो, उसको हम क्या कहते हैं? अब यहां तक एफबीटी कह के खामोश हो गया, बात खत्म हो गई, एफबीटी खत्म हो गया। F4 यहां से शुरू करेगा कहानी कि व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर रीजन। जो आपने कहा था कि भाई कोई प्रॉपर रीजन दो, और एफबीटी खामोश, तो अब अगला सवाल है ना, व्हाट इज अ प्रॉपर रीजन एंड व्हाट इज एन इम्प्रॉपर रीजन। F4 आपको बताएगा कि जब हम आपके सामने कोई रीजन आए तो कैसा आप डिस्टिंग्विश करेंगे प्रॉपर रीजन और। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है आपको मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा, दिस इज एन इम्प्रॉपर रीजन। अच्छा नहीं लग रहा की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ, एम्प्लॉयर कहता है मैंने इसको काम दिया और उसने काम किया ही नहीं, तो लॉ कहेगा दिस इज अ प्रॉपर रीजन। तो ऐसे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसको देख के हम ये फैसला करेंगे ये प्रॉपर रीजन है या नहीं। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब एम्प्लॉय, अच्छा एक और बात, अब इसमें F4 में एक हमारा एरिया एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है, वो आके आपको पहले तो ये बताएगा, वही एफबीटी पुरानी बात की, बगैर प्रॉपर रीजन के निकालेंगे तो अनफेयर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द साइन ऑफ प्रॉपर डिफरेंस, प्रॉपर रीजन, एंड ये नई बात बताएगा। फिर F4 ये भी बताएगा कि अगर किसी ने किसी को इम्प्रॉपर रीजन की वजह से निकाला, अनफेयर डिसमिसल की वजह से निकाला, तो उसका जुर्माना क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट दैट पेनल्टी। F4 ये भी कवर करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स अदालत में चला गया, मुझे क्यों निकाला, मतलब वो नहीं, वो तो अलग है, मियां साहब को अलग निकाला। एक एम्प्लॉय चला गया, मुझे क्यों निकाला, अदालत में जाके उसने केस किया, एम्प्लॉयर ने जवाब दिया अदालत में भाई इस वजह से निकाला, अदालत ने उसका जवाब एक्सेप्ट और एम्प्लॉय केस जीत गया, एम्प्लॉय केस। अब हम ये भी पढ़ेंगे F4 में, हाउ टू कैलकुलेट द पेनल्टी विच विल बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एंड टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। लीगल इशू है ना, आपने किसी के साथ ज्यादती की, उस बेचारे को निकाल दिया नौकरी से। फिर एक चीज हमने पढ़ी थी एफबीटी में कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को बगैर टाइम दिए निकाल दे, अचानक से उसकी नौकरी खत्म कर दे और उसको नोटिस पीरियड ना दे, तो ऐसे निकाले जाने को क्या कहते हैं? अनफेयर के साथ ही पढ़ाया था। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अचानक से निकाल दे बगैर प्रॉपर नोटिस पीरियड दिए बगैर, हाँ ना, सही तो बोल रहे हैं, जोर से बोले, रॉन्गफुल डिसमिसल, रॉन्ग नहीं, रॉन्गफुल। भाई भाई आप जब एम्प्लॉय को निकाले उस बेचारे को टाइम तो दें, अचानक आपने एकदम प्रोफाइल पिक्चर गायब हो गई, ब्लॉक कर दिया, तो वो कहेगा भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप थोड़ा सा टाइम दें, कोई इशारा दें, मतलब कुछ तो सामने वाले को पता हो कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, हैं? इग्नोर करें, हाँ यार बेचारा। आपने जब बोला ना, यकीन करें बैकग्राउंड म्यूजिक चलना शुरू हुआ, मोए मोए, ऐसा लग रहा मुझे आपने बोला ऐसे इतने दर्द से बोला आपने, इग्नोर करना। ऑनलाइन बच्चे ने जवाब दिया जी रॉन्गफुल डिसमिसल। बहरहाल कहने का मकसद, रॉन्गफुल डिसमिसल हमने एफबीटी में पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। यहां हम पढ़ेंगे रॉन्गफुल डिसमिसल अगर साबित हो जाए तो उसकी सजा क्या होगी और कैसे कैलकुलेट होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने एफबीटी में पढ़ी, उसका लीगल एंगल देखें। आपने फाइनेंशियल ट्रीटमेंट पढ़ा, बैड डेट्स, उसका लीगल एंगल हम यहां पढ़ेंगे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सब चैप्टर पढ़ा था F1 में, एफबीटी में, फ्रॉड, फ्रॉड से होने वाले बिजनेस के नुकसान। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे फ्रॉड से होने वाले लीगल इश्यूज। जैसे ये मैं आपको दिखा दूं हल्का सा, ये आखिरी एरिया है, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल। ये क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे कि फ्रॉड से होने वाले लीगल प्रॉब्लम्स जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। तो ये उस फ्रॉड वाले चैप्टर का लीगल एक्सटेंशन है। एक्सटेंड मतलब सेकंड पार्ट है, आसान समझ, लीगल पर्सपेक्टिव से। और ये सब हो गई नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। और जाहिर सी बात है हम ये भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छा सा स्कोर भी करें एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो ये दो हमारे बुनियादी तौर पे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, एज एन अकाउंटेंट, एज अ बिजनेस डिसीजन मेकर, आपके पास लॉ की नॉलेज और आपके अच्छे एग्जाम आना। वापस आ जाएं आप जरा इस पेपर के ऊपर। इस पेपर का नाम F4, ये पुराना नाम, नया नाम LW। अच्छा, इस पेपर में ना एक चीज है,
और वो चीज है मेरे भाई, ये नजर नहीं आ रहा। बातें नहीं। इस पेपर में एक चीज है, वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है पहले समझ। एसीसीए के, देखिए आपस में बिल्कुल बातें नहीं करें, बिल्कुल सीरियस होके, मेरे अलावा क्लास में सब सीरियस बैठे, ठीक है। मेरी मजबूरी है, आप लोग तो सीरियस पढ़े ना यार, आप लोगों को तो फ्यूचर का सवाल है। मेरा तो जो होना तो हो गया जिंदगी में, आप लोग तो पढ़े ना यार, ठीक है। पढ़े, अच्छा खाएं, अल्लाह आपको खिलाए, सर्फ खाने से बेहतर है इंसान अच्छा घर का खाना खाए। तो पढ़े, पढ़ाई बेटा बच्चों ने। क्या कह रहा था मैं? वेरिएंट, याद दिलाते रहा करो मुझे। वेरिएंट, हाँ। देखें, इस वेरिएंट से एक बात को समझ, जितने एसीसीए में लॉ के पेपर्स हैं, जैसे F4 F6 टैक्स का पेपर है, ATX जो है वो एडवांस टैक्सेशन, जितने लॉ के पेपर्स हैं उन सब में होते हैं वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है सर? वेरिएंट ऐसे जैसे समझाने के लिए मिसाल है, एक कंपनी शैम्पू बनाती है। जब वो शैम्पू बनाती है तो उनके जहन में एक सवाल आता है, यार दुनिया में हर इंसान की अलग अलग हेयर टाइप होती है, किसी के कर्ल हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी के ड्राई हैं, किसी के, जी, किसी के हैं, सॉरी जुनेद अकरम यहाँ बैठे हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं, शुक्र करो मैं जुनेद अकरम से मिलाया। अच्छा, अब किसी के हैं ही नहीं, किसी के हैं ही नहीं। अब ज़ाहिर है उसके हिसाब से हेयर टाइप आप देखते हैं, सारी चीजें होती हैं। अब होता ये है कि वो करते हैं कि जी अपने ना शैम्पू के ना बहुत सारे वेरिएंट्स बनाते जाते हैं, कि ये डैंड्रफ वालों के लिए, सिल्की वालों के लिए, ये ड्राई वालों के लिए। इसी तरह लॉ के पेपर के वेरिएंट्स होते हैं। एक वेरिएंट आप जब देखेंगे जाके, उसमें लिखा होगा ग्लोबल, GLO उसका शॉर्ट होगा, एक कुछ होगा। आपने और मैंने जो उस वेरिएंट को कवर करना है, वो आप जहन में नहीं, यूके नहीं, वो है ENG। ENG स्टैंड फॉर इंग्लिश लॉ, ठीक है। और एक और बात जहन में रखें, इंग्लिश लॉ का ये ENG का मतलब इंग्लैंड नहीं है। अच्छा, एक और नहीं वजह है, हम इंग्लैंड का लॉ नहीं पढ़ा बोल सर, ये तो यूके बेस्ड। एक और बात आपको पता है ना, यूके का मतलब इंग्लैंड नहीं है। यूके का मतलब 4 कंट्रीज है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स। समझ में आई बात? तो हम जो लॉ पढ़ते हैं ना, ये असल में यूके लॉ, यूके लॉ का मतलब ये 4 कंट्रीज हैं। जैसे UAE में 4-5 है ना, अजमान और दुबई और वो सब मिला के, मुझे पता नहीं, मैं तो हैदराबाद से आगे नहीं, मुझे पता नहीं। तो 7 बता रहे हैं, 7, ठीक है। 7 कुछ कुल मिला के कुछ वो है वो। तो इस तरह यूके में 4 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये 4 मिलके। ये इसलिए समझना जरूरी है, ENG बात सुने, जितना कंटेंट आप F4 का कहीं से पढ़ेंगे, एक्सेस करेंगे, वो जरूरी है कि उसमें ENG आप चेक कर लें। मसलन आपने खरीदी बुक, जो कि मैं बता रहा हूं, आपने वो बुक, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक BPP का स्टडी टेक्स आप पढ़ सकते हैं, या स्टडी हब, जी, दोनों में से कोई भी एक। नहीं, कैप्लन तो मैंने बोला ही नहीं, BPP और स्टडी हब। BPP तो नाम सुना है ना आपने, कौन होता है कैप्लन वाली बात, हाँ, ताकि मैं इधर फोकस करूं। BPP एक तो हो गया, और माई ACC के अकाउंट में जो आपके आया है ना, ACC स्टडी हब, वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक टेक्स्ट स्टडी के लिए, और एग्जाम के तीनों, BPP प्लस कैप्लन प्लस स्टडी हब। इसका तरीका आइडियल ये है कि 2 पढ़ने के साथ साथ कर लें, और एक जो है वो एग्जाम के टाइम आप कर लें। तो मैं ये बताने का मकसद है कि जब भी आप स्टडी टेक्स खरीदें, एग्जाम किट खरीदें, या ग्लोबली उसकी किसके एक्सेस करें, आपने देखना, आपने ENG वाले जो है ना वेरिएंट को एक्सेस करना, GALO ग्लोबल नहीं करना, बाकी कोई भी नहीं करना। इसी तरह जब आप सर मुश्तबा से एजुकेशन हब मॉक लगवाएंगे, जैसे FA1 FA2 MA1 MA2 टिल F3, आपके एजुकेशन हब के मॉक थे, 3-3 हब मॉक, F4 के भी हैं, और वो जरूर देने। उसका भी तरीका बताऊंगा, मुझे याद जरूर दिलाएगा आखिर में, वैसे मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड मैंने ऑडियोज बनाई है, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, फिर भी आप मुझे याद दिला देगा अगर मैं भूल जाऊं, कि वो स्टडी हब का मॉक, एजुकेशन हब का मॉक कैसे देना है।
जब आप एजुकेशन हब का मॉक देंगे तो वहां भी मेक श्योर कर लीजिएगा आपका ईएनजी लगा हुआ। इसी तरह एक है FBT का भी है और F4 का भी है, बाकी पेपर्स का भी है स्पेसिमेन पेपर। जब आप गूगल पे जाके ACCA LW स्पेसिमेन पेपर लिखेंगे तो वो आपको स्पेसिमेन पेपर पे ले जाएगा। वो एक मॉक समझ लें आसान लफ्जों में, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसे कंडक्ट होता है, उसका वर्चुअल फ्रेमवर्क होगा कि वो कैसे दिखता है आपको F4 का पेपर। ये भी एक मॉक के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे और नॉलेज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपने ENG देखना है। जब आप फाइनल CB बुक कराएंगे, यहां भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। F4 जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर, दैट इज ऑन डिमांड CBE एग्जाम्स, 2 घंटे का एग्जाम है, जैसे आपका FA1 MA1 होता था। और आप उसमें वही डेट बुक कराएंगे और AC के बाद वहां पे आप वैसे तो खैर उनकी जिम्मेदारी है TSA वालों की कि आपको ENG पेपर बुक करके दें, लेकिन आपने बरल देखना है कि ENG पेपर है या नहीं। ठीक है। और इससे और हाँ, सिलेबस अगर आप ACC की वेबसाइट से एक्सेस करते हैं तो, वैसे तो सिलेबस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आज की क्लास में लिखवा दूंगा सिलेबस। तो सिलेबस भी आपने ENG हर जगह आपने मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं दैट इज ENG, वरना गड़बड़ हो जाएगी, कुछ का कुछ हो जाएगा, सब मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये समझा सकते हैं ये वेरिएंट मतलब क्यों होते हैं और जो ग्लोबल पढ़ते हैं। एक मिनट देखें। ENG इसलिए पढ़ना हमने या जो ज्यादातर पाकिस्तान में ना मेजोरिटी 90% लोग ENG पढ़ाते हैं, उसकी 2 वजूहत हैं। एक एकेडमिक वजह है और एक प्रोफेशनल वजह। एकेडमिक वजह उसकी ये है कि सबसे ज्यादा कंटेंट और चीजें जो है ना मार्केट में अवेलेबल ENG की हैं, तो इट इज इजियर टू गेट पास, उसको पास करना ज्यादा जरूरी, आसान है, चूंकि उसमें चीजें बाकी मौजूद है मार्केट में। एक बात, ग्लोबल की तो आप बुक ढूंढने बैठेंगे और करने में बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। दूसरी वजह जो प्रोफेशनल रीजन है इसकी ENG पढ़ने की, वो ये है कि आपको पता है पाकिस्तान जो है जब बना था तो हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, तो हमारे बहुत सारे लॉ जो है ना वो अंग्रेजों की बेस पे बने हुए हैं। तो जब जो पाकिस्तान का लॉ है ना, वो नेचुरली बहुत मिलता जुलता है उसकी बेस लाइन ENG लॉ से। क्योंकि बाकी मुल्क खुद बने, खुद ही उन्होंने कुछ बनाया बनाया लॉ वगैरह बनाया। पाकिस्तान जब गए तो अंग्रेजों ने जाते जाते एक छोटा सा हिस्सा इंडिया के नाम पे छोड़ दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम पे छोड़ दिया। उसके बाद हमने उन्हीं के लॉ को चेंज करके उसको पाकिस्तान लॉ करते, फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको अमेंडमेंट करते रहे, लेकिन उसकी जो बेस है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो वही है जो इंडिया है। तो ये क्लोजेस्ट है ENG लॉ के, यूके लॉ के। ENG लॉ है जो पाकिस्तानी लॉ के क्लोजेस्ट है। अच्छा, जहां जहां पाकिस्तानी लॉ और यूके लॉ में थोड़ा बहुत कंपैरिजन होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। मसलन एम्प्लॉयमेंट लॉ में पाकिस्तान यूके में जो एज है, जैसे पाकिस्तान में रिटायरमेंट एज है 60 और यूके में रिटायरमेंट एज है 65। तो ऐसे जो छोटे छोटे बेसिक डिफरेंसेस होंगे मैं आपको वो बता दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। आ जाए जरा जरा कोर्स आउटलाइन पे आ जाए। कोर्स आउटलाइन क्या कहती है, मैं जरा ये स्पीकर देखिए, गलत है क्या? चलें जी, इसमें स्पीकर में आवाज आ रही है मेरी? नहीं, जो पीछे लोग बैठे हैं स्पीकर में आवाज आ रही है? अच्छा जी, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज की है। जब भी ऑनलाइन वालों को अपनी मेरी आवाज स्लो या खराब महसूस हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है ना, मैं इसको देखता रहूंगा चैट बॉक्स। अच्छा जी, अगला हमारा एरिया है कोर्स आउटलाइन, कि इस सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन क्या है। कोर्स आउटलाइन में जो पहला एरिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ELS। ELS स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लीगल सिस्टम। नोट करना, अच्छा हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करने से याद आई, इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिंग। नोटिंग इज द की टू सक्सेस। क्योंकि होगा ये पूरा थ्योरेटिकल है, जब आप इसको रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको याद नहीं आएगा अगर आपने नोटिंग नहीं करी। तो मैं कहता हूं तो कुछ बच्चे नहीं मानते, वो ठाकुर ही बने रहते हैं। तुम्हें ठाकुर जानते हैं ना, उनके दोनों हाथ कट गए थे, आप तो नहीं है ना ठाकुर,
तो आप भाई लिखें, नोटिंग करें, नोटिंग करना बहुत जरूरी है। नोट करेंगे तो जल्दी पास करेंगे इंशाल्लाह, क्वालिफाई करेंगे तो नोट आएंगे, नोट करेंगे तो नोट आएंगे, नोटों की खातिर ही लिख लो यार। अच्छा जी, ईएलएस इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसकी इंग्लिश लीगल सिस्टम। अच्छा, आज की क्लास में बहुत ज्यादा नोटिंग की जरूरत इसलिए नहीं है, आज की ओवरव्यू क्लास है, अगली क्लास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए अगर आज की क्लास में अगर आप ठंड प्रोग्राम कर भी ले कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ईएलएस है क्या? अच्छा, एक ओवरव्यू इसका हम चूंकि ले रहे हैं आज की क्लास में, तो हम अभी इसकी बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ कोर्स आउटलाइन बताया कि सब्जेक्ट में है क्या क्या। देखिए, हमें इस ईएलएस में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि लॉ आता किधर से, ओरिजिनेट कहां से होता है। आपको पता लॉ कहां बनता है? पूरी दुनिया में एक ही असूल है लॉ बनने का, पार्लियामेंट। लॉ कहां बनता है? अब सोचे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कैसे लोग होते हैं तभी तो लॉ के हालात है, ठीक है ना। सारे जो नामुनासिब लोग हैं, बड़ा सोच समझ के लॉ समझ गए, अक्सर वो वहां पहुंच जाते हैं, तो लॉ की ऐसी की तैसी होके रखी। अच्छा, बातें नहीं, तो लॉ हमेशा बनता है पार्लियामेंट में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ कैसे बनता है, उसमें पहले बिल आता है, फिर उस पर बहस होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है, पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे हम लॉ मेकिंग प्रोसेस। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? जैसे पाकिस्तान का जो कोर्ट स्ट्रक्चर है ना, वो 3 लेयर कोर्ट स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे होती है, आपने सुना होगा, सिटी कोर्ट, उसके ऊपर हाई, लिखने की जरूरत नहीं है, सिटी कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ये 3 लेयर है, ठीक है। यूके में 4 लेयर कोर्ट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले होती है काउंटी कोर्ट, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले होती है काउंटी कोर्ट, फिर होती है हाई कोर्ट, फिर होती है कोर्ट ऑफ अपील, फिर कोर्ट ऑफ अपील के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो 4 लेयर सिस्टम है वहां पे, और भी चीजें हैं वहां पे, अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो हम ये पढ़ेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर है क्या। फिर हम पढ़ेंगे इस कोर्ट में जज कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ जजेस पढ़ेंगे, सर्किट जज, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह वगैरह, कौन से कोर्ट में कौन सा जज होता है और कितने जज होते हैं। कुछ कोर्ट्स ऐसी वहां पे 1 जज होता है, कुछ कोर्ट्स ऐसे वहां पे 3 जज होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एक बुनियादी असूल, जो कि पूरी अगेन जहां, अच्छा, जो चीजें पाकिस्तान और उसमें फर्क होगी वो भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि पूरी दुनिया में एक ही होती है, यूनिवर्सल है। जैसे कि लॉ किधर बनता है, कि पूरी दुनिया में ये असूल है। जाहिर है हम उन मुल्कों की बात कर रहे हैं जहां डेमोक्रेसी है। अब जहां डेमोक्रेसी नहीं है, बादशाह है, सऊदी अरब है, वहां तो ना असेंबली होती है ना कुछ होता है, वहां जो शेख सुल्तान बिन नयान बिन परेशान जो भी कहते हैं, ऐसे नाम होते हैं ना उनके, वो लॉ बन जाता है। हम जाहिर है बादशाह की बात नहीं कर रहे। अच्छा, क्या कर रहे थे लॉ? अच्छा हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए यार मेरी दरखास्त है सब स्टूडेंट से, बातें नहीं करें। ऐसा होता पता है क्या, हाँ हमें लगता है हम छोटी सी बात कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस पूरी होती है। अच्छा, हो सकता है आप कोई काम की बात कर रहे हो, मैं ये बस जब मैं कहता हूँ ना बात नहीं करो, बच्चे कहते हैं सर हम काम की बात कर रहे हैं, तो भाई हम भी यहाँ हम आलू छोले पका रहे हैं, हम भी यहाँ काम की बात कर रहे हैं, ये क्या तो प्लीज आपसे दरखास्त है मुअद्दबाना कि बिल्कुल बातें ना करें और बगैर बात के मेरी बात सुन। हाँ, दूसरी बात बड़ी अहम जो हमने पढ़नी, वो भी पूरी दुनिया में एक ही है, लॉ बनता किधर है, ये बात हमने पढ़ी कहाँ, उसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है। इंटरप्रिटेशन मतलब तशरीह, जैसे स्कूल में जमाने में हम करते थे वो शेर की तशरीह, तो शेर में शायर ये कह रहा है और ये, और शायर बहुत गुस्से में है और शायर भाई ऐसे ऐसे यूं करके, जो शायर को खुद भी नहीं पता वो बातें हम लिख के आ जाते हैं, तो शायर ने कौन सा मिलना, सब मरे हुए शायर है, कोई गाले ये मीर सब कौन पकड़ लेगा आगे कोई मसला, वो टेंशन नहीं है। तो लॉ बनता पार्लियामेंट में है, उसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है, कोर्ट में होती है। ये जुमला समझे, बड़ा अहम है ये, कोर्ट में इंटरप्रेट, यानी कि जो लॉ बन जाता है ना, उसकी तशरीह, तफसील, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, इम्प्लीकेशंस, ये सब कोर्ट बताता है। और कोर्ट कैसे बताता है, उसके लिए इंटरप्रिटेशन कुछ रूल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन रूल्स। क्योंकि जज को भी आप खुला हैंड, फ्री हैंड नहीं दे सकते कि अपनी मर्जी से जो चाहे कर ले। वो तो जज कहेगा मेरा मतलब ये है, मेरा ख्याल में इस लाइन का मतलब, ये तो कुछ भी कर देगा जज तो हम कहेंगे नहीं नहीं जज साहब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे लेकिन विद इन रूल्स, आप उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। वो इंटरप्रिटेशन बेसिक 4 इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर एक इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे
उसका नाम नहीं बता रहा था, मुश्किल सा नाम है, आप ऐसे ज्यादा बता देता हूँ चले। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। वो क्या होता है? वो एक बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, जो कि आगे जाके लीगल बिहेवियर बन गया। ह्यूमन बिहेवियर ये है कि जब हमें अपनी कोई बात मनवानी होती है किसी से, तो हम किसी पास्ट इवेंट को सहारा लेके अपनी बात मनवाते हैं। मसलन एक स्टूडेंट अपने अब्बा के पास गया, भाई मुझे पिकनिक पे जाना है। एक बच्चा अपने अब्बा के पास गया, मुझे पिकनिक पे जाना है। अब अब्बा कह रहे नहीं, कोई जरूरत नहीं है पिकनिक पे जाने की, बैठ जाओ खबरदार। अब बच्चा आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपने पिछले हफ्ते भाई को भी तो भेजा था। तो कोई ना कोई पास्ट किसी, जो होते देखें, जुमला सुने, इंसान की साइकोलॉजी है कि वो पास्ट इवेंट को रीजन बना के प्रेजेंट सिचुएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, लोग पास्ट इवेंट्स को इस्तेमाल करके प्रेजेंट इवेंट को जस्टिफाई। वो एक अम्मी ने ऐलान किया घर में कि जो मेरी बात सबसे ज्यादा मानेगा उसको इनाम मिलेगा। बच्चों ने कहा ये क्या बात हुई, तो अब्बू जीत जाएंगे हमेशा। तो बच्चों के पास पास्ट इवेंट थे ना, तो मुझ पे आओगे ना बेटे वो। तो वो तो यार ये क्या बात है यार, तो आप घर की बातें यहाँ बताओगे मुझे। अच्छा, तो बच्चों ने पास में देखा होगा ना ऐसा, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि भैया तो अब्बू जीत जाएंगे। सारी बातें वही मानते हैं। तो बहरहाल एक जुडिशियल, तो उसमें आसान लफ्जों में, जब अदालत में कोई केस चलता है तो वकील अपने आज के केस को जीतने के लिए पुराने केसेस को रेफर करता है, और इस रेफरेंस के जरिए करंट सामने बैठे हुए जज को कन्विंस करता है कि आज से 20 साल पहले केस हुआ था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था और जज ने ये फैसला दिया था। उससे बहुत हद तक चांस होता है जज, खैर पूरी तफसील है उसकी, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, वो हम तफसील इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास एरिया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की पहली खास बात यह है, ये है क्या तो बात में पढ़ेंगे। पहली खास बात यह है कि F4 जो हमारा पेपर है LW, इसका सबसे इन डेप्थ, सबसे तफसीली टॉपिक जो है ना, वो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। सबसे ज्यादा तफसीली बातें, छोटी छोटी निटिग्रिटीज, वो जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो इसको पढ़ना ये बहुत डेलिकेट है, इसमें बहुत तफसील है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ है क्या? हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं सर? आप TSA आए अभी क्लास लेने, आपने इन ड्राइव बुक करी और TSA आ गए, आपके और इन ड्राइव के दरमियान क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। आपने कैंटीन से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, वो आपके और कोल्ड ड्रिंक यानी कि कैंटीन वाले के दरमियान क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। आपने TSA में एडमिशन लिया, आपके और TSA के दरमियान क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट, विच इज कॉल्ड एडमिशन। अब इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करने के लिए हमारे पास जो लॉ है उसका नाम है, मिसाल के तौर पे आपने सेला चावल दुकानदार से कहा, अब सुनना गौर से, उसने आपको बासमती चावल दे दिया, घर आ गया। घर आके आपने जब पैकेट खोला तो वो सेला नहीं बासमती है, जो भी था बासमती नहीं सेला होगा। आप दुकानदार के पास गए, अब वो बहस हुई है, वो मान नहीं रहा, गुस्सा उस्सा करके आप वापस आ गए। जाहिर अब 1 किलो चावल के लिए आदमी क्या लड़ेगा? थोड़ी बहुत बहस करेगा, वापस आ जाएगा। देखिए ये एक रूटीन लाइफ मैटर है। लेकिन अगर आपने मलेशिया से पूरा चावल का कंटेनर इंपोर्ट किया है और आपने बासमती राइस ऑर्डर किया था और उसने सेला भेज दिया है, तो ये करोड़ों रुपए का चावल है, इसको आप ऐसे छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए जाहिर है फिर आप लॉ का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो लॉ यहाँ पे आपको बताएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत क्या केस आप करेंगे, कैसे केस करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे मैटर होंगे। आप ऑर्डर कुछ और करेंगे कंपनी में एज अ परचेज मैनेजर बैठ के, मिलेगा आपको कुछ और, तो फिर जाहिर है परेशान, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ में है जो यहाँ पे हमें कवर करेंगे। किसी का कोई सवाल? कोर्ट में समझा नहीं मैं, सॉरी। देखिए उसका मैं तरीका, जी 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 मैं आपको तरीका बताऊं। होता यह है कि जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, आपने लफ्ज सुना LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। होता यह है कि दरमियान में एक गवर्नमेंट होती है। अच्छा मैं अब जरा एक नॉलेज की बात आप कहें तो मैं शेयर करूं, तो मुझे पहले अटेंडेंस ले लें सर, तो तफसीली बात है सर, आप अटेंडेंस लिखा जी। मनाल फातिमा, उबैद, नवेद,
अगर आप लोग यस बोल देंगे ना, या तो थोड़ा जल्दी, इतने मशहूर नहीं है आप लोग के, आपको नाम से तो लोग पहचानते हो। ठीक है, तो आप यस बोल दें जल्दी वेकेट। फारिस मुस्तफा मुस्तफा जी, खदीजा हमजा बिलाल रोशन सर मुझे भी एक बार बोल दीजिए। मोहम्मद फैजान सारिम अली असगर ऑनलाइन वाले वेट करें, अटेंडेंस हो रही है। दानियाल यमुना सैयदा मरियम फहीला बतूल कशिश साक्षी ये जितने नाम ही है बेटा, बस ये बच्चे इनरोल आ रहे हैं, बाकियों की इनरोलमेंट एक्टिव नहीं है। ब्रेक में या क्लास के बाद सर फहीम से मिलके अपनी enrollment सर ये active फहीला यहाँ ऑनलाइन है। करो। जी सर मैं करता हूँ लाइव। ये ऑनलाइन वाले ना सर अभी लॉग इन करेंगे, तो ऑनलाइन वालों की तब अटेंडेंस लेंगे, अभी सिर्फ फेस टू फेस वालों की अटेंडेंस हो रही है, तो ऑनलाइन वाले परेशान ना हो। वो बात चल रही थी लेटर ऑफ क्रेडिट और उसकी, एक नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ बात, बेटा बात सुने, बात नहीं करें। अभी हमने सुना रिसेंटली श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हुआ। पाकिस्तान का भी बहुत सारा, अल्लाह अल्लाह माफ करे, वो बार बार जिक्र हो रहा था वो बैंकरप्ट ये वो, खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो गया, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। अब मसला ये है बेटा, बातें नहीं, बैंकरप्ट का मतलब क्या होगा और उससे होता क्या है बैंकरप्सी से, क्योंकि हम तो ये सुन रहे थे बैंकरप्सी के बाद श्रीलंका बड़ा परेशान, ये वो कुछ भी नहीं हुआ था, टूर्नामेंट भी हुआ मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों पहले, प्रॉब्लम्स तो बहुत आई उनकी, लेकिन हम ये समझते थे शायद बैंकरप्सी के बाद दुनिया खत्म ही जाती है, मुल्क बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, अब जरा बात को समझिएगा, ये हो क्या रहा है गेम। हो ये रहा है कि जब मलेशिया से वो बंदा चावल एक्सपोर्ट करेगा, बेचेगा, तो वो हुकूमत के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट निकलवाएगा, हुकूमत के पास जाएगा, बोलेगा जी मेरा 10 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट है या क्या है, जो भी एक्सप्रेस, जो भी उसकी अमाउंट है। पाकिस्तान से भी एक बंदा जो खरीदार होगा वो भी लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप का कुछ बनवाएगा, डॉक्यूमेंट। तो हुकूमत पाकिस्तान कहेगी, जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है ना कोई हुकूमत, तो वो कहती है कि भाई हम इसको लेटर दे रहे हैं कि ये 4 करोड़ रुपए दे सकता है, ये नहीं देगा तो हम देंगे, अगर ये नहीं देगा तो हम देंगे। तो ये वहां से भी होगा, यहां से भी होगा। तो जब कोई मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है ना, तो फिर वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं कर सकता। तो अब उस वो मुल्क उधार पे कोई काम नहीं करेगा, कैश पे करेगा। यानी कि अगर श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है, जो कि कर गया है, अब आप जब श्रीलंका से किसी लेन देन करेंगे, तो आप श्रीलंका वाले से बोलेंगे भाई उधार उधार कोई नहीं है, कैश पे काम करना है तो बताओ। तो श्रीलंका वाला कहेगा अच्छा भाई कैश पे कर लो, तो आप श्रीलंका वाले से कहेंगे ठीक है पैसे भेज दो, पैसे आ जाएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे सामान। ये नहीं होगा कि तुम इधर से सामान भेजो हम इधर से पैसे भेजें, और फिर ऐसे नहीं होगा, पहले तुम पैसे दो, क्योंकि उधार पे तुमसे काम क्यों नहीं करेगा भाई, क्योंकि जो तुम्हारी हुकूमत है ना वो डिफॉल्ट कर गई है, वो क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट। अब उस पर कोई भी उधार का भरोसा नहीं कर रहा, ये मतलब होता है डिफॉल्ट। तो जाहिर है इससे बहुत मसले मसाइल होते हैं, हर कोई आपकी आपकी जो ट्रेड होती है, जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, वो आधी से भी कम रह जाती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है डिफॉल्ट करने से। तो खुदा ना खास्ता कोई मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाए, तो फिर वो क्रेडिट पे कोई काम नहीं कर सकता, फिर और हर कोई कैश पे आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। एक तो वैसी नेगेटिविटी आ जाती है कि भाई ये डिफॉल्ट हो गया, साइकोलॉजिकली इंपैक्ट बहुत बड़ा है। तो ये मसला है। खैर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, अभी तो इसकी बहुत ज्यादा, तो मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बंदा ऑनर नहीं करे, करके भाग जाए तो क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी बात। तीसरा हमारे पास एरिया है इसमें, लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट पढ़ने से पहले इसका एक बैकग्राउंड पॉइंट समझने की जरूरत है। ये पॉइंट समझ में आएगा तो लॉ ऑफ टॉट समझ में आएगा, ठीक है। और वो बैकग्राउंड पॉइंट क्या है, जब भी दो लोग अदालत में कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, जाहिर सी बात है अदालत में लोग कॉन्फ्लिक्ट ही लेके आएंगे ना, खुशी खुशी तो कोई भी नहीं आएगा, झगड़ा लेके आएंगे। शादी करने आ गई तो वो भी झगड़ा ही करने के लिए है ना, वो फ्यूचर के झगड़ों के लिए आते हैं, वो केस नहीं करते। आप तो तुम लोग पता नहीं कैसी बातें करो, रिकॉर्ड भी हो रहा है भाई, तुम लोग साले मेरे घर भी जाना है मुझे, पागल आदमी। तुम लोग तो अपने घर चले जाओगे, मुझे अपने घर जाना। काट दे एडिटर, ये काट दे रिकॉर्डिंग में। जब भी दो लोग अदालत में कोई कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं,
ठीक है, सिलेबस ही बदल लिया है तुम लोगों ने। तो अदालत उनसे एक सवाल करती है कि क्या आप दोनों पहले से कॉन्ट्रैक्ट में हैं या नहीं। नहीं, वो ये नहीं पूछे कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं, पहले से आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं या नहीं। क्या मतलब सर, एग्जाम्पल इसकी, कॉन्ट्रैक्ट और नो कॉन्ट्रैक्ट। मैं मिसाल देता हूँ। अदालत में दो लोग लड़ते हुए आए, अदालत ने पूछा हाँ भाई क्या लड़ाई है, क्या मसला है। तो उसने बोला जज साहब ये शख्स मेरा किराएदार है, मैं इसका मालिक मकान हूं और ये मुझे किराया नहीं दे रहा। तो जज कहेगा अच्छा इसका मतलब है तुम दोनों आपस में किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में हो। जी बिल्कुल, टेनेंसी, किराएदारी का हम दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैं मालिक मकान, ये किराएदार, और अब ये किराएदार मेरा किराया नहीं दे रहा। तो जज कहेगा ठीक है, आपका जो केस होगा ना वो डील होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। आपका जो केस होगा डील होगा अकॉर्डिंग टू। लेकिन एक और केस आया अदालत में, जज ने पूछा हाँ भाई क्या मसला है आप दोनों का। उसमें जज साहब इसने मेरी गाड़ी मार दी और ये मेरी लाइट तोड़ दी, और मैं, मेरी गाड़ी तो आराम से खड़ी हुई थी, इसने पीछे से आके गाड़ी को हिट कर दिया। तो जज कहेगा आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, पहली दफा देखा जिंदगी में और आइंदा भी देखना नहीं चाहता। पहली दफा देखा नुकसान हो गया, साले ने हमारा नुकसान कर दिया। तो जज क्या, इसका मतलब आप दोनों का आपस में कोई पहले से ताल्लुक, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आपका जो केस होगा डेट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए होता है जब दो लोग एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो हो मगर कॉन्ट्रैक्ट में ना हो। दूसरी मिसाल इसकी, एक मिसाल तो मैंने ये दे दी, गाड़ी हिट कर दी। दूसरी मिसाल, आपके मोहल्ले में एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, आप परेशान है भाई, मोहल्ला पूरा इन्होंने सर पे उठाया हुआ, ठक 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 ठक। आपने जाके उन पे केस कर दिया और अदालत ने कहा कि भाई जज साहब इनकी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी जो है ना नींद खराब है और सब मसले मसाइल हैं। तो आप उस शख्स के ऊपर जो केस करेंगे दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, चूंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट है शोर की वजह से, मगर कॉन्ट्रैक्ट तो कोई है ही नहीं। अब एक सवाल मैं करता हूं आपसे, उस सवाल के एंड में आपने जवाब लिखना है, बोलना नहीं है किसी ने। ठीक है, प्लीज एक दफा और कह रहा हूं मैं, बोलना नहीं है, लिखना है, इससे सबका वो खराब हो जाएगा मोमेंटम। ठीक है, मैं लिखने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग किसी को 2 सेकंड बाद जवाब आएगा, किसी को 3 सेकंड, तो आप बोल पड़ेंगे तो सारा थॉट प्रोसेस खराब हो जाएगा। तो कोई जवाब ना दे, मेरी बात सुने। एक इंटर पास शख्स, बच्चा टीएसए विजिट करता है और रिसेप्शन पे आता है, आके पूछता है कि एसीसी क्या होता है, मुझे एसीसी से मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन वो लेता है, इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो वापस मुड़ता है तो वहां पीछे ना रिसेप्शन पे एक जगह पानी खड़ा हुआ है, रिसेप्शन के अंदर ही पानी खड़ा हुआ है फ्लोर पे, वो स्लिप होता है, गिर जाता है, उसकी हड्डी टूट गई। उसने टीएसए पे केस कर दिया कि भाई आपने, वो जो एफबीटी में टॉपिक हमने पढ़ा भी था ना, हेल्थ एंड सेफ्टी, तो आपने हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं किया, ये पानी पड़ा हुआ है, मैं आया विजिट करने, इंफॉर्मेशन लेने, और मैं गिर गया ऐसे करके ये वो। अब अपने पास लिखें कि ये कौन से केस के तहत केस होगा, लिखें, बोलना नहीं है। 4 दफा बोल दिया मैंने, तो कोई बोले नहीं प्लीज। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ या लॉ ऑफ टॉर्ट, लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूं, लिख लें, फिर मैं अगला सवाल का हिस्सा करूं। लिख लिया? नहीं, मैं जरा ये स्पीकर काम नहीं कर रहा, बातें नहीं। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा उसके थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट सीबी डेट का पूछने आया मेन रिसेप्शन पे। उसने आके पूछा हाँ भाई सीबी डेट अवेलेबल है, उसने बोला हाँ जी 11 तारीख की अवेलेबल है, सेकंड शिफ्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो स्टूडेंट है टीएस, उसने इन्फॉर्मेशन ली, वापस पड़ा, वही जो पानी पड़ा हुआ था वहीं बेचारा वो भी गिर गया, वो भी गिर गया, उसकी भी हड्डी टूट गई, वो भी अस्पताल चला गया, वहां से डिस्चार्ज, उसने भी केस कर दिया। अभी दोनों केसेस कर दिए, एक विजिटर ने केस किया और एक स्टूडेंट ने केस किया, दोनों एक ही पानी एक ही जगह है और वही स्लिप हुआ, दोनों हड्डी भी एक ही टूटी, एक जैसी, मिसाल के तौर पे। लिखे अपने पास, ये दूसरा वाला शख्स है, ये जो केस करेगा कौन से लॉ के तहत केस करेगा, लिखना है, बोलना नहीं है। मैं जरा आसान को कह दूं,
इसके ना सेल खत्म हो गए। अच्छा जी, पहला जो विजिटर केस करेगा और वो गिरेगा और वो सब कुछ होगा, वो कौन से लॉ के तहत, अब बोले? टॉर्ट, क्योंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन रिलेशनशिप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, और दूसरा स्टूडेंट जो सीबी की इंफॉर्मेशन लेने आया था, वो जो उसी पानी से गिरा है, उसी जगह गिरा है, वो कौन से लॉ के तहत केस करेगा? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत केस करेगा। किसी का कोई सवाल? सो ऐसे लॉ ऑफ टॉर्ट आगे चलेगा, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। चौथा हमारे पास एरिया है एम्प्लॉयमेंट लॉ। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब आप नौकरी करेंगे तो क्या बनेंगे, जब आप कारोबार करेंगे तो क्या बनेंगे। अब उस रिलेशनशिप, जो एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है, उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास जो लॉ है, उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लॉ। सवाल आगे जनाब। पहला लॉ ऑफ टॉर्ट था, भूल गया मैं। सही, जिस बच्चे ने जवाब दिया ऑनलाइन वो सही दिया, ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, अच्छा इस F4 का एक और एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो मैं, मुझसे लोग कहते हैं कि आप क्लास में कहते हैं, वो मैं कहता नहीं, उसकी कुछ वजह है, वरना कि शायद लगेगा कि यार पता नहीं सर सर हैं क्योंकि टीचर है F4, इसलिए वो F4 की तारीफ या फायदा बता रहे हैं। आप लोग चूंकि एडमिशन ले चुके, तो आप लोग को मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो फिर लगता है ऐसे मार्केटिंग हो रही है, क्या हो रही है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, तो आप तो एडमिशन ले चुके हैं आप। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको, देखिए एक होती है एकेडमिक नॉलेज, एक होती है प्रोफेशनल नॉलेज। एकेडमिक नॉलेज जो किताबों में बातें लिखी हुई हैं, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपको रोजमर्रा से आपका वास्ता पड़ता है, आप जॉब करते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक सवाल करता हूँ आपसे। आपने इसी से क्वालिफाई किया, आपने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया। जब आपने जॉब जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने आपको एक ईमेल कर दी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है मुबारक हो माशाल्लाह, आपको हमने अप्रूव कर दिया है, और ये ऑफर है हमारी, ये तनख्वाह है, लेट्स से स्टार्टिंग आपको 75,000 देंगे, और ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखा, उसमें नेम आपका आ रहा है और ये सब चीजें, तनख्वाह वगैरह, ये उसमें एक लाइन लिखी हुई है, प्लेस ऑफ जॉब पाकिस्तान। प्लेस ऑफ जॉब देखो थे, आपकी स्टेटस क्या होगा, असिस्टेंट, इंटर्नी, जो ऑफिसर जो भी है, आपकी ब्रांच ये होगी वगैरह वगैरह। उसमें एक लिखा हुआ है प्लेस ऑफ जॉब का कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान। नो वरीज, आपने ओके कर दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, प्लेस ऑफ जॉब में जो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा मसला है, जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में नजर नहीं आ रहा। वो क्या मसला है, उन्होंने आपको 75,000 रुपए की नौकरी पे रख लिया, 2 महीने आपसे काम लिया, शाहरा फैसल पे आपका ऑफिस, 2 महीने बाद आपको बोला अब आप घोटकी चले जाएं। अब बोला है घोटकी, ये कहाँ है, कह रहे आप जाएं इंटीरियर में, या इंटीरियर पंजाब का कोई इलाका, खैरपुर मिसाल के तौर पे, खैरपुर पता है, सिंध में, पंजाब में, पंजाब का कोई बताएं कोई है? नहीं पंजाब, मुल्तान तो फिर बड़ा शहर है ना। बावरपुर भेज दिया आप, घर से दूर बावरपुर, शेर हो गया, चलो जी। चले अब सुने ना, घर क्या था, भावलपुर आपको यहाँ से भेज दिया। आपने कहा भाईजान क्या बात कर रहे हैं, यार बात यार, ये तो बहुत, ये वाली जगह बहुत बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। तो आपको भावलपुर भेज दिया, आपने कहा 75,000 रुपये में कैसे, आप मुझे वहां पर अलग से घर लेना पड़ेगा, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस बढ़ गया, मैं घर वालों से दूर, मुझे अलग से घर लेना पड़ेगा, फिर सफाई, कपड़े, खाना, ये सब बड़ा एक्सपेंसिव है। तो मुझे तो ये 75,000 में वायबल नहीं है, ये जॉब 75,000 में जॉब वायबल नहीं है। तो आपको कहेगा भाई आपने तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, भावलपुर की कब बात हुई थी? अबे भावलपुर की कौन सी बात हुई, तो भावलपुर की बात नहीं हुई थी, आपने लिखा हुआ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ जॉब
अब लीगली आप फंस चुके हैं। अब यहां अच्छा, इसका जवाब ये नहीं है कि आप मना कर दें। जॉब के वक्त के सर ने कहा था प्लेस ऑफ जॉब पाकिस्तान, तो मना कर दो। नहीं नहीं नहीं, केस भी, हर चीज पे केस। आप उसको बोले नहीं, आप वहां पे लिखवाएं सर प्लेस ऑफ जॉब को पाकिस्तान के बजाय आप लिखें कराची 75,000, अदर्स। अबे पता थोड़ी है भावलपुर भेजेंगे। कराची 75,000, अदर 1 लाख। ये प्लेस ऑफ जॉब के आगे लिखवाएं। ये देखिए इसका प्रोफेशनल आंसर है, ये बच्चों वाली बात नहीं है, मना कर दें कोई वो है नहीं। अगर करनी है तो जॉब, तो 2 मिनट देखिए, जब बात कंप्लीट करा। अटेंडेंस अटेंडेंस क्या है, क्या है? हाँ दे दे। तो आपने लिखवाना है उससे कि सर आप बिल्कुल, मैं हर जगह जॉब करने के लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं, आप वो तैयार नहीं तो एक अलग बात है, ठीक है। तो आप वहां लिखाएंगे कराची इज इक्वल टू 75,000, अदर आपको लगता है जो इंक्रीमेंटल एडिशनल आपको वो अदर आप लिखा 1 लाख। तो उससे होगा पता है क्या, उससे होगा ये कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको कहीं और भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, इंटेंशंस उनकी सामने आ जाएंगी। नंबर 2, आप सेफ हो जाएंगे, आपको 25,000 रुपये ऊपर मिलेंगे, तो जो आपका आना जाना और वहां पे एडिशनल रहना वो खर्चा कवर हो जाएगा। नंबर 3, आप भावलपुर यार। नंबर 3, आपके अलावा जो बेवकूफ वहां पे बैठा हुआ जैसे 75,000 प्लेस ऑफ पाकिस्तान जॉब पे साइन कर दिया है, वो उसी को भेजेंगे चूंकि वो 75,000 का पड़ेगा उन्हें। आप बच जाएंगे चूंकि आप महंगे पड़ेंगे 1 लाख वाले हैं आप। बात समझ में आई? इसको रोक दे बेटा जरा, इसको रोक दे, टाइम दे दूंगा मैं इसको बनने के लिए ना, अटेंडेंस रोक दे। बात समझ में आई? सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक और मिसाल दूं मैं आपको इसी से रिलेटेड, ये गल्फ में बहुत इश्यू होता है ये। अगर कभी आपको गल्फ यानी कि दुबई, यूएई, इन सब जगहों पे, दुबई यूएई में सारी चीजें आ गई, फिर सऊदी अरब, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनमें से कहीं भी आपको कभी भी जॉब ऑफर आए, तो आपने उनसे एक सवाल करना है। क्योंकि जब आप जॉब ऑफर आएगी तो आप उनसे पूछेंगे, तनख्वाह का पूछेंगे, और पोजीशन पूछेंगे, और वो क्या डेजिग्नेशन वगैरह पूछेंगे। उससे आपने एक सवाल करना है। ये जगह खत्म हो गई यहाँ लिख, कि आप मुझे वीजा स्टेटस क्या देंगे। अब मैं आपको वो वाली बातें बता रहा हूं जो F4 के सिलेबस पढ़ने से क्लास में, देखिए ये मैं असल में आपको सब इसलिए बता रहा हूं कि F4 खुद से पढ़ने में ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आपका पेपर शायद निकल जाए, वो भी मुश्किल से मसले मसाइल, वो मैं अभी आपको पता है, मैं अभी मुस्तफा के पास बैठा हुआ, एक हमने डेटा निकाला सर मुस्तफा के साथ बैठ के। अब वो मैं शेयर नहीं कर सकता, उसकी कुछ वजह, कुछ बच्चों के नाम है असल में उसमें मैं 2 तरह के डेटा निकाले। एक वो जिन्होंने F4 जिस अटेम्प्ट में पढ़ा और देर से पेपर दिया, आप यकीन करें 80% जो बच्चे लेट थे, यानी कि जो बच्चे मार्च अटेम्प्ट में बैठे और मार्च के बाद अप्रैल मई के अंदर अंदर पेपर दे दिए उन्होंने, 2 महीने के अटेम्प्ट खत्म होने के 2-3 महीने के अंदर पेपर दे दिए, वो 80% पास थे। जिन बच्चों ने डिले करके पेपर दिया, मेरे पास डेटा भी है, कभी ऐसा हो ना मैं डायरेक्ट दिखा दूंगा ताकि आप सेव ना कर सकें, उसमें नाम का मसला है, में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मुनासिब बात नहीं किसी का नाम दिखाना, मैं कोशिश करूंगा नाम हटा दूं। मेरे पास डेटा ऐसा, जिन बच्चों ने डिले किया पेपर उनकी मेजोरिटी फेल हो गई। मोर देन 60% वो बच्चे फेल थे जिन्होंने डिले किया। अब ये बात समझते, खुद पढ़ने से क्या होता है, बंदा खुद जो पढ़ता है ना, तो आज पढ़ लेंगे, कभी पढ़ लेंगे, तभी पढ़ लेंगे, ये दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज कोई भी नहीं आती, बस एकेडमिक नॉलेज होती है वो। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप एडमिशन ले चुके हैं, वरना बाहर किसी बच्चे को बोलो कहते सर ऐसा घेरना पता नहीं क्या अपने एडमिशन के लिए, ये भी तो मसला है ना। तो आपको मतलब आपने कहा भाई नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, अल्लाह हाफिज। तो जो ले ले एडमिशन उसको बता दो भाई, नहीं ले तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ। खैर, तो अगर आपको गल्फ कंट्री से कभी ऑफर हो तो आप उनसे पूछे भाई आप मुझे वीजा स्टेटस क्या देंगे। अभी वीजा स्टेटस का क्या चक्कर है, ये समझने की बात है। देखिए होता क्या है, आपको पता है कि दुबई में, यूके उसमें, यूएई में, सारी गल्फ कंट्री में जब भी एम्प्लॉयर आपको बुलाएगा तो वो आपके लिए क्या इशू करवाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर से वीजा इशू करवाएगा आपके लिए। समझ में आया जुमला ये? भाई आपके पास उस मुल्क का वीजा नहीं होता ना, आप कैसे जाएंगे उस मुल्क, आप तो पाकिस्तानी है। तो और आप दुबई कैसे जाएंगे, आपको दुबई का क्या चाहिए, वीजा और वर्क परमिट। वीजा तो वीजा, फिर विजिट वीजा नहीं, वर्क परमिट वाला वीजा।
तो दुबई की हुकूमत जो है, अब हम दुबई की एग्जांपल बना लेते हैं, दुबई की हुकूमत है उस एम्प्लॉयर से जिसके पास आप नौकरी करने जा रहे हैं, उससे पैसे चार्ज करती है, और वो पैसे लेबर के कम होते हैं, ऑफिसर लेवल के और मैनेजर लेवल के उससे भी ज्यादा, और सीनियर मैनेजर लेवल के। जैसे मिसाल के तौर पे वो दुबई की हुकूमत कहेगी उस एम्प्लॉयर को जिसके पास आप नौकरी करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे, कि लेबर का वीजा 200 दिरहम का, मैनेजर का 400 दिरहम का, सीनियर मैनेजर का 600 दिरहम का, डायरेक्टर का 1200 दिरहम का, मिसाल है। तो वो कंट्रीज में जो एम्प्लॉयर बैठे हैं ना, वो हरकत क्या करते हैं, बुलाएंगे वो आपको एज अ मैनेजर, और वीजा आपको दे देंगे लेबर का पैसे, यानी कि आपका जो स्टेटस होगा, पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस जो होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी डेजिग्नेशन होगी, वो होगी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, जिसका वीजा 800 दिरहम का है, और ऑफिशियली वो आपको लेबर के वीजे पे 200 दिरहम वाले पे बुला लेंगे। फिर क्या होगा, जब आप वहां पहुंच जाएंगे और आप कभी किसी मामले में फंस गए, वैसे तो कोई कुछ नहीं कहता किसी को वहां पे, लेकिन किसी इशू में आप आए, किसी इंफॉर्मेशन में आया खाली, और उसने पूछा, वो नहीं होते वहां पे, वहाँ शुतुरमुर्ग जो भी होते हैं, वो शुरते, वो घूम रहे होते हैं, उन्होंने आपको पूछा, हाँ भाई हबीबी वेयर, आपने बोला पाकिस्तान, उसने बोला अच्छा। अब सऊदी अरब में भाई अरबी भी तो नहीं आती है, भी तो मसला है। वो एक मैंने लतीफा पढ़ा, एक आदमी था, वो सऊदी अरब में पहली दफा टैक्सी में बैठा, जब उसकी राइड खत्म होने लगी, अब उसको समझ में ना कैसे मना करूं कि भाई बस आ गया मेरा स्टॉप, तो उसने बोला, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, उसने बोला सदकल्लाहुल अज़ीम, टैक्सी रोक दी। अस्तगफुरुल्लाह। तो उसने बोला भाई खत्म, मतलब एंड एंड हो गया बात है। अच्छा नहीं प्लीज। तो ये हो गई बात। अच्छा खैर, तो वो अब अरबी तो आती नहीं, तो उसने बोला भाई कैसे ये, वो तो उसने आइडेंटिफाई किया आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, और वीजा आपके पास कौन सा है, लेबर का, वो आपको फारिग कर देगा, उसी 2 दिन में आपको पाकिस्तान वापस कर देंगे, और आप जो दिरहम कमाने गए थे वो दरम बरम हो गए, वापस पाकिस्तान आ गए। समझ में आ रही बात। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं आपको इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट लॉ और बाकी उसमें कवर कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है। अच्छा यार, 15 मिनट नहीं ब्रेक वैसे हम यूजली लेते नहीं है, अभी जो है ना इन्होंने स्पीकर काम ही नहीं कर रहा, मैं उसको कह भी दिया, वो लाया नहीं। 15 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, बस 10 मिनट में आ जाइए, कोशिश करें, ठीक है ना। आज वैसे ही और बहुत लंबी क्लास है नहीं, 15-20 मिनट की क्लास बची है। मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, इसका स्पीकर काम नहीं कर रहा है यार, इसको मैं बोलो सेल लेके आए, बस 10-15 मिनट में आ जाए। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एजेंसी लॉ। एजेंसी लॉ पढ़ने से पहले एक बात समझ लें, बातें क्लास खत्म कर दें। देखिए, जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जाहिर है उनके दरमियान जो मैटर होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेकिन बात सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पे दो लोग डायरेक्टली आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने टीएसए में एडमिशन लिया, आप टीएसए आए, आपने इंफॉर्मेशन ली और आपने खुद ही एडमिशन ले लिया,
लेकिन अगर आप किसी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे? आपको कुछ पता नहीं उस मुल्क के बारे में, वहां लॉ के बारे में, वीजा प्रोसेस के बारे में, वर्क आवर्स परमिट, जो वर्क परमिट मिलता है वहां पे जॉब करने का आवर्स अलाउ किए जाते हैं ड्यूरिंग द स्टडीज। तो आप क्या करेंगे? किसका सहारा लेंगे? काउंसलर का सहारा लेंगे। वो एजेंट का लॉ, जो है ना, एजेंट का रोल प्ले करेगा। तो जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें और दरमियान में किसी एजेंट को डालें, तो एजेंट में आ जाने की वजह से अब आपको क्या चाहिए? एजेंसी लॉ। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका बेस है, इसकी यानी कि रीजन ऑफ कि ये लॉ क्यों बनाया गया। तो अगर आप खुद से कोई घर खरीदें, दो लोग आपस में मिलकर घर खरीदें, एक खरीदे एक बेचे, तो इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेकिन स्टेट एजेंट के जरिए कोई घर खरीदे या बेचे, तो फिर एजेंसी लॉ प्लस कॉन्ट्रैक्ट लॉ दोनों वहां पे अप्लाई होंगे। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे कैसे होगा। अगला हमारे पास है सिक्स्थ एरिया। अच्छा, मैं ये चैप्टर्स नहीं दिखा रहा आपको, ये जरा क्लैरिटी में रखें। ये एरियाज हैं। अब जैसे पहला इंग्लिश लीगल सिस्टम, इस आप बुक खोलेंगे तो उस बुक में आपको इस ईएलएस इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है, ये ईएलएस, इसके आपको 2 चैप्टर मिल जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक एरिया है, इसके आप बुक खोलेंगे तो आपको 6 चैप्टर मिलेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट में जाएंगे तो आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। तो पार्टनरशिप लॉ इसी तरह जो हमारा चल रहा है अभी डिस्कशन, पार्टनरशिप लॉ खोलेंगे तो उसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। तो मैं आपको एरियाज लॉज डिस्कस कर रहा हूं, चैप्टर नहीं। चैप्टर तो ज्यादा ऑब्वियसली 8-9 से ज्यादा चैप्टर है। खैर, पार्टनरशिप लॉ क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया था एफबीटी में, आपने या जहां से भी आपने एफबीटी पढ़ा, कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। सो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ नहीं है। पार्टनरशिप अगर आपने बिजनेस बनाया है, तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए जो लॉ इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप लॉ। अब एक सवाल है, अगर कोई पार्टनर मर जाए तो उसके हिस्से का क्या होगा? पार्टनरशिप चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? सवाल है क्या? नहीं, आपका इस नहीं। अब पार्टनरशिप लॉ कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप: ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और तीनों टाइप ऑफ पार्टनरशिप में इस बात का जवाब अलग है कि अगर पार्टनर मर जाए तो उसके बाद पार्टनरशिप का क्या हो। इसी तरह अगर कोई कहे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा? तो तीनों पार्टनरशिप में इस बात का जवाब अलग है। अगर ऑर्डिनरी टाइप ऑफ पार्टनरशिप में तो सवाल का जवाब अलग है, लिमिटेड पार्टनरशिप में तो इसका सवाल का जवाब अलग है, और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो तो इसका जवाब अलग। सो इस पार्टनरशिप लॉ में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के टाइप्स क्या होती हैं, फिर ये पार्टनरशिप बनती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, डिसॉल्व, खत्म, तीनों के जवाब अलग हैं। डिसॉल्व, तीनों अलग तरीके से डिसॉल्व होती है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बटेगा, अगर कोई पार्टनर चला जाएगा, आ जाएगा, रिटायर हो जाएगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, लायबिलिटी वगैरह। 7वां एरिया हमारे पास है कंपनी लॉ। अगर हम F4 के तमाम सिलेबस को कवर करें, गौर करें, तो सबसे बड़ा वॉल्यूम वाइज एरिया है हमारे पास कंपनी लॉ। दिस कवर्स अराउंड 40% ऑफ द एंटायर सिलेबस। ये एक कंपनी लॉ 40% सिलेबस के बराबर है वॉल्यूम वाइज। तो आप कह सर आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मैंने बोला था इन डेप्थ, सबसे तफसीली इन डेप्थ टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सबसे बड़ा वॉल्यूम वाइज टॉपिक है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में हम क्या पढ़ेंगे? कंपनी बनती कैसे है, चलती कैसे है, बंद कैसे होती है, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, तफसीली प्रोसीजर, शेयर होल्डर कैसे बनेंगे, डायरेक्टर को निकालेंगे कैसे, ऑडिटर कैसे लाएंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर की बात हो रही है, एक्सटर्नल ऑडिटर को निकालेंगे कैसे, एक्सटर्नल ऑडिटर रिजाइन कैसे करेगा, डिविडेंड कैसे देंगे, डिविडेंड के पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, शेयर कैसे इशू करेंगे, डिवेंचर कैसे इशू करेंगे, शेयर कैंसलेशन कैसे करेंगे। बहुत बड़ा एरिया है। लिमिटेड कंपनी बंद कैसे होगी, उसमें प्रॉफिट कैसे बटेगा, वगैरह वगैरह, पूरा प्रोसीजर है लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट रजिस्टर करने का, टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी, उसके बाद जो है वो लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, शायद आपने पहले वो सुना हो, स्मॉल मेंबर्स कंपनी, स्मॉल मेंबर रिजीम, फिर सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसी कंपनी भी होती है जिसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, एक ऐसी कंपनी भी होती है।
में शेयर होल्डर एक ही होता है, उसी के पास सारे शेयर होते हैं। वो अगर शेयर बेचेगा तो सारे बेचेगा, खरीदेगा तो सारे खरीदेगा। ऐसा नहीं होता उसमें कि कुछ शेयर बेच दिए कुछ रख लिए। एक ये भी टाइप ऑफ कंपनी होती है। एक अनलिमिटेड कंपनी होती है, उसमें लिमिटेड कंपनी नहीं होती बल्कि लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी, और 10 मसले। बहरहाल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंस। इस चैप्टर में हम वो जो हमने एफबीटी में टॉपिक पढ़ा था फ्रॉड, उसका लीगल पर्सपेक्टिव हम यहां पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल है, एक कंपनी बंद हो गई है, एक कंपनी बंद होते हुए उसके पास थे 15 प्लॉट। कितने? डायरेक्टर ने जाते जाते 14 आइडेंटिफाई किए, एक आइडेंटिफाई नहीं किया, वो गायब ही बुक से ही गायब कर दिया। तो जाहिर है कंपनी बंद होती है तो एसेट्स बेचे जाते हैं, 14 प्लॉट्स बेचे गए, उनसे पैसे आए, वो लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, वो एक 15 प्लॉट खामोशी से पड़ा हुआ है। डायरेक्टर साहब ने साल 2 साल तक उसको टच नहीं किया, चार दीवारी खींच के उस पर नजर रखी बस। जब 2 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया, बात खत्म हो गई, तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता उस पर घर बनाना शुरू किया और जिंदगी भर रहना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं कंपनी से मुतालिक। कंपनी के एसेट्स गायब हो जाते हैं, डिस्क्लोज नहीं होते, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं जाती, तो मसले मसाइल होते हैं। वो सारे फ्रॉड की चीजें इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी एक मिसाल है, यूके लॉ ये कहता है कि एक दफा जो नाम किसी कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया, एक दफा जो नाम किसी कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया, आइंदा कयामत तक वो नाम कोई और कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ दैट कंपनी। जैसे अभी यूनिलीवर फर्स्ट क्राई डिसॉल्व हो गई, मिसाल है समझाने के लिए, यूनिलीवर डिसॉल्व हो गई, अब कोई दुनिया यूके की कोई कंपनी यूनिलीवर के नाम से कंपनी नहीं बना सकती, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ यूनिलीवर। अच्छा, किसी नए बंदे ने गलती से यूनिलीवर के नाम से कंपनी बना दी, तो लॉ कहेगा आपसे गलती हो गई, बंद कर दें। लेकिन अगर पुराने डायरेक्टर शेयर होल्डर ने बना दी, तो लॉ कहेगा अब ये गलती नहीं, जुर्म है, चूंकि आपको तो पता था यूनिलीवर के नाम से कंपनी है, आप तो उसके डायरेक्टर या शेयर होल्डर थे, तो अब ये गलती नहीं है बल्कि जुर्म है, आपको सजा मिलेगी। इसको कहते हैं अब्यूज ऑफ कंपनी नेम। एक दफा एक नाम इस्तेमाल हो गया, अब वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, इवन इफ कि वो कंपनी डिसॉल्व हो जाए ऑफिशियली। अब दोबारा आप क्या, वो तो खत्म हो गई ना, हम नहीं खोली, नहीं ये नहीं उसको। कोई सवाल? ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्मेट की। ये जो एग्जाम है ये एक 2 आवर कंप्यूटर बेस्ड सीबीई एग्जाम है। और इस एग्जाम में क्या क्या होता है? इस एग्जाम में सेक्शन ए है, सबसे पहले उसमें 25 सवाल होंगे 2 मार्क्स वाले, 20 सवाल होंगे 1 मार्क वाले। 1 मार्क वाले का मतलब या तो 3 ऑप्शन होंगे इसमें, या ट्रू फॉल्स होंगे। दिस मेक्स 70%, 50 ऊपर 20 नीचे। देन देयर इज अ सेक्शन बी which contains 5 MTQs. Each MTQ contains 6 marks. तो 2-2 नंबर के 3 टास्क होंगे। तो ये that makes 30% and total 100% and all questions are compulsory. This is the overview of LW which we going to start in next class. जब ब्रेक पे जाने से पहले वो बात चल रही थी, तो उन्होंने स्टूडेंट ने कहा था कि वो एक आप में से एफबीटी किस किसने दे दिया, पेपर दे दिया आपने एफबीटी? अच्छा जी, नीचे कर लें आप। अब आप जो नहीं दिया, वो मैं कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूँ, वो लिख लें आप, फिर जिन्होंने दे दिया मैं उनसे कुछ बातचीत करूंगा, ठीक है? जल्दी से लिखे टॉपिक, जो लोग जिन्होंने एफबीटी नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया वो लिख लें। माइक्रो, जो मेरे स्टूडेंट है वो ना लिखे, उनके पास तो लिखा होगा पहले से। जो मेरे हैं उनको तो जरूरत नहीं होगी, उनके पास नहीं, लिख लें फिर भी अच्छा है। आपको तो जब खत्म नहीं हुआ ना, आपका तो अभी चल रहा है ना, उसमें मैं बता, लिख लें, कोई मसला नहीं। माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑडिट, फ्रॉड, रोल ऑफ अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, लिख लिया? कितने हो गए? ऑडिट फ्रॉड लिख लिया, एथिक्स, माइक्रो, मैक्रो, रोल ऑफ अकाउंटिंग, कितने हो गए? कितने हो गए गिने? पर्सनल इफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट।
पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है जी, माइक्रो मैक्रो ऑडिट फ्रॉड रोल ऑफ अकाउंटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर्सनल इफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन बिजनेस एनवायरनमेंट और एथिक्स लिखिए। अब मेरी बात सुने, जो लोग एफबीटी दे चुके हैं, जाहिर है वो उसमें से मेरे स्टूडेंट भी हैं, कुछ मेरे नहीं भी हैं, वो भी हैं। देखिए MA1 में ऐसा होता था, देखें पहले एक बात को समझ लें जरा। दो तरह के ना एफबीटी में पेपर आते हैं, एक बैलेंस्ड और एक इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस पेपर वो होता है कि आपको, बैलेंस पेपर ये होता है कि आपको हर जगह से दो दो सवाल वहां से दो वहां से दो वहां से दो वहां से दो वहां से वो बन जाता है। एक होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस होता है कि एकदम एक टॉपिक के पीछे लग गया एग्जामिनर, जैसे MA1 में ना एकदम स्प्रेडशीट के पीछे लग जाता है, बावला दीवाना हो जाता है, पता नहीं पागल, 6-6 12-12 सवाल बाज बच्चों के आए थे, और बाज एक्सेल को छोड़ के चले जाते हैं, स्प्रेडशीट को छोड़ के चले जाते हैं। वो समझते हैं हम तो वैसे अकाउंटेंट बन रहे हैं, ये तो ऐसी साइड की चीज है। वो साली 12 सवाल आए हैं एग्जाम में, तो फिर आप मोए मोए हो गए आपके सब। तो अब एफबीटी के भी दो तरह के पेपर हो, एक बैलेंस, वो दो हर जगह से, एक इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब एकदम एक चैप्टर के पीछे लग गया, मिसाल के तौर पे एथिक्स के पीछे लग गया। जी जी, वो 10 मुझे नाम लिखवाया मैंने इसी। अब उसको पता है पाकिस्तानियों की एथिक्स वीक होती है, ये बड़ा शान है, होशियार है एग्जाम में, तो एकदम एथिक्स के पीछे लगता है, और ऐसी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पीछे लगता है, ऐसी माइक्रो मैक्रो के पीछे लगता है, ऐसी की। तो अब जो लोग दे चुके हैं वो जरा मुझे बता दें, अगर उनका इम्बैलेंस पेपर आया और उनको लगता है किसी एक चैप्टर से सवाल ज्यादा है, तो वो इंशाल्लाह वही होंगे जो 9 चैप्टर मैंने लिखवाए जी। बिजनेस एनवायरनमेंट में इनके बहुत ज्यादा सवाल आ गए थे, और कोई सवाल चैप्टर ऐसा जो आपको लगता है इससे ज्यादा है, बाकी बैलेंस था, आपने बैलेंस था, और खुद ही बता देना, मैं किसी एक एक ऐसे पूछूंगा। एथिक्स ज्यादा आया आपका जी, आपका एथिक्स ज्यादा आया, आपने तो बता दिया, और आपका ज्यादा क्या, आपका बैलेंस टाइप का था, और किसी का ऐसा जिसने एफबीटी दिया हो और इसका एक चैप्टर से ज्यादा सवाल आ गए हो, कौन बोल रहा है? माइक्रो मैक्रो से ज्यादा है, देखें वो ये 9 में से ही गेम करता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं 9 ही पढ़ के चले जाओ भाई, 9 का मतलब ये जो मैंने 9 चैप्टर बताए, इसका मतलब ये कि इससे सवाल ज्यादा आते हैं, बाकी से भी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आप 9 चैप्टर करके गए फिर तो गए आप, समझ में आई बात? 9 चैप्टर का मतलब है इस पे टाइम जरा ज्यादा देना है, बाकियों पे टाइम कम देना है, देना बरल सब पे टॉपिक है। और पर्सनल इफेक्टिवनेस की खास बात यह है, और एथिक्स दोनों चैप्टर की खास बात है, इन दोनों से एमटीक्यू। एमटीक्यू पता है ना आपको कैसे आता है? हर सेक्शन से एक एमटीक्यू आता है। एक और बात बता दूं मैं, गलत स्पेस, ये वाली बात है ना, जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको तो ऑब्वियसली सबको पता है बात। वो है यार, एजुकेशन हब, वो F4 पे भी अप्लाई करें तरीका, और एफबीटी पे भी अप्लाई कर दें। F4 के लिए तो मैंने बताया नहीं था आपको, अभी एफबीटी के लिए बताता हूँ, वही आप F4 के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। एजुकेशन हब, जो 3 पेपर होते हैं, जो 3 हब मॉक्स होते हैं, जो कि सर मुश्तबा लगाते हैं, उसका तरीका क्या है देने का? ऑनलाइन वाले भी सुनते रहे, वैसे रिकॉर्ड हो रही है। उसका देने का तरीका ये क्या, बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक एग्जाम से 1-2 दिन पहले देते हैं। हाँ, वो चांद रात वाले दिन देते हैं। अब चांद रात है, पेपर मेहंदी भी लगवा लो, कोई अजीब यार, एग्जाम से एक दिन पहले। अब उसका देखें, उसका मकसद है, वो जो एजुकेशन हब के 3 मॉक्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस तो आप एक दिन पहले भी करेंगे हो जाएगी। उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप वो एजुकेशन हब मॉक देते हैं, तो आपने देखा होगा रिजल्ट दिखाता है, और फिर आपको बताता है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस एरिया। मुझे मेरे भाई एक बात बता, आप एक दिन पहले अगर आपको पता चल भी जाए कि आपकी वीकनेस है या आपकी स्ट्रेंथ है, आप उखाड़ के लेंगे एक दिन में, सिवाय टेंशन के और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो नहीं, उसका असल तरीका क्या है, एग्जाम से 12 दिन पहले आपने पहला एजुकेशन हब मॉक देना है, चाहे वो एफबीटी हो चाहे वो F4 हो। एग्जाम से 12 दिन पहले आपने पहला एजुकेशन हब मॉक देना है। फिर आप जब देंगे तो आपको बताएगा आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस। अब आपके पास 12 दिन बचेंगे उन वीकनेस पे काम करने के लिए, आप 4 दिन तक उन वीकनेस पे काम करेंगे। आपको बताएगा जैसे सेक्शन ए आपका वीक है, आपने टाइम सेक्शन ए को ज्यादा टाइम देना है, फिर बोलेगा सेक्शन सी भी वीक है, तो आपने सेक्शन सी पे सिलेबस के हिसाब से आपने देखना है। फिर 4 दिन तक आपने ये करना है, सभी वीक है, तो अलग मसला है, ठीक है। फिर 4 दिन तक आप उस पर काम करेंगे, तो रह जाएंगे आपके पास 8 दिन। 12 दिन पहले दिया था ना पहला, जब 8 दिन रह जाएंगे तो आप दूसरा एजुकेशन हब मॉक देंगे। जब आप दूसरा एजुकेशन हब मॉक देंगे, तो फिर आपको बताएगा वीकनेस और स्ट्रेंथ दोबारा तैयारी के बाद, फिर कोई एरियाज आपके वीक या स्ट्रांग होंगे, फिर आपके पास 8 दिन होंगे और आप 4 दिन तक उस पर काम करेंगे। फिर आखिरी हब मॉक आप 4 दिन पहले देंगे, ठीक है। इनसे यहां से ले लो।
समझ में आ रही बात? तो इस तरह देना है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले नहीं देना प्लीज, जाया हो जाएगा। और इन्हीं 9 चैप्टर में से अभी हमने देखे करके भी देख लिया प्रैक्टिकल, कि इन्हीं में आपको ज्यादा तंग करता है। अटेंडेंस सर देख लें आप, बाकी ये हमारी तरफ से बात हो गई सर, अटेंडेंस देख लें आप जो आपको हुए। अच्छा हाँ, वो जो कुछ सालों पहले ना एफबीटी में कुछ टॉपिक ऐड हुए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें से हर स्टूडेंट के बाद एक आध सवाल होता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग, वो मेरे टॉपिक अलग ही बने हुए हैं, वो है ना जिन्होंने मुझसे, उनका तो एक अलग हैंडआउट बना हुआ है उसमें। और क्या है, ब्लॉकचेन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स के पास एक आध सवाल आता है, 1-2 एमसीक्यूज आते हैं, तो उस पर जरा टाइम ज्यादा लगा दीजिएगा सर। अटेंडेंस गिन लें आप, देख लें पूरी है, ठीक है? कोई सवाल इसमें किसी का? बस हम ये अटेंडेंस का मरहला पूरा कर लें, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। नोट्स मैं आपको दूंगा हर चैप्टर के क्लास में। ये इनका सवाल ये है कि एफबीटी में से ना 2 चैप्टर डिडक्ट हुए हैं, एक रिक्रूटमेंट और एक डाइवर्सिटी। अब मसला ये है कि यार देखें, अभी मैं तो जाहिर डायरेक्टली एग्जाम देखता नहीं हूं, अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं आ रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहा। फिलहाल मैं जितने मेरे सेक्शंस हैं सबके अंदर मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप ये स्टूडेंट है नया सेक्शन में 135 136 में, उसमें हमने पढ़ा भी डाइवर्सिटी का टॉपिक, ये अभी 1 हफ्ते पहले पढ़ा हमने। वो हालांकि निकल गया एग्जाम, उससे सिलेबस से निकल गया, मैं एहतियातन पढ़ा रहा हूँ भाई। जहां 17 चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां 2 चैप्टर और पढ़ लेंगे, मुसीबत ये हमारे बाप पे एहसान करके हमने क्या एहसान के 2 चैप्टर निकाल दिए। तो अभी एहतियातन पढ़ ले तो बेहतर है। 2-4 महीने तक मेरी स्ट्रैटेजी तो ये कि पढ़ा रहे हैं एहतियातन, जब मुझे मुकम्मल यकीन हो जाएगा ना तब मैं छोड़ूंगा। सर ये ऑनलाइन वालों का नोट कर लें, अगर ये कर लिया ये बाद में आ जाएगा, ठीक है? चलें जी, ऑनलाइन वाले भी अल्लाह हाफिज, क्लास ऑफ हो गई है।